हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने ऐसी सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने अभी तक 4 वीडियोस अपलोड भी किए हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो हमने डेडिकेट किया है ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक। आई नो हम इस वीडियो में 5 नहीं बल्कि 7 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एंड यू मस्ट बी कंफ्यूज कि ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक हमने हर वीडियो में 5 ही क्वेश्चंस लिए हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। एक्चुअली क्या है, जब मैंने एनालाइज किए क्वेश्चंस को मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव 1 में वो सिमिलर हैं टू क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो वो सारे तीनों इक्वेशन अगर एक साथ क्लब करके हम उसका आंसर देखें, उन्हें अगर सॉल्व करें तो एक्चुअली वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, है ना। 5 क्वेश्चन हमने इसलिए डिसाइड किए थे टू कीप द वीडियो शॉर्ट। सो इट्स ओके, उसमें अगर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 में सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव 1 का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to a sin omega t minus kx and y is equal to a cos omega t minus kx are superposed. What is the resultant wave? The resultant wave will have an amplitude of. हमें एम्पलीट्यूड पूछा है रिजल्टेंट वेव का। सुपरपोजिशन किया गया है, तो जो 2 वेव्स उन्होंने हमें दिए हैं उनको पहले लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। पहली वेव जो दी गई है हमें y1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर आप दूसरी देखोगे ना, उसका भी एम्पलीट्यूड a ही है, बट साइन की जगह पे यहाँ कॉस है। हम क्या करेंगे फिर, उस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, इट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। प्लस या माइनस फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेसिकली इससे क्या होगा, अब दोनों इक्वेशन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो साइन यूज करके लिखा है, मतलब फंक्शन सेम है। अब आप इन 2 एंगल को कंपेयर कर सकते हो। यू कैन सी कि यहाँ पे फेज जो है वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे उसमें एक 90 एक्स्ट्रा है। मतलब इन दोनों में जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज 90 डिग्री। और फेज डिफरेंस को हमने या एचसीवी में एक स्पेशल सिंबल यूज किया गया है, दैट इज फाई। आपको क्लास में भी ये दिया का होगा। सो ये कन्वर्जन हमने क्यों किया, ताकि हम पता कर सकें कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2। अगर आप एक को साइन रखोगे दूसरे को कॉस रखोगे तो वो डायरेक्टली समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों एंगल फिर सेम ही दिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर आप ब्रैकेट को कंपेयर करते तो आपको लगता कि अरे यार फेज डिफरेंस तो 0 है इन दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप फेज के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका इक्वेशन आपको दिया गया होगा। रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को आप कैसे सॉल्व करोगे, a डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। यहाँ पे उस फाई की जरूरत पड़ती है। अब a1 a2 इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स हैं, जो कि यहाँ पे a और a इक्वल है। लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 90 हो गया 0, तो ये वाली टर्म बन गई 0। आंसर आ गया √2 टाइम्स a। दैट इज योर आंसर। एक बार चेक करते हैं सही है क्या। उन्होंने कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिया था, दैट्स ओके। 11 का आंसर बी है, देखिए सही है, इट मैचेस। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 wires A and B having identical geometrical construction are stretched from their natural length by small but equal amount. The young modulus of the wires are YA and YB, whereas their densities are rho A, rho B. It is given that YA is greater than YB and rho A is greater than rho B. A transverse signal started at one end takes a time t1 to reach the other end for A and t2 for B. वो कह रहे हैं कि t1 और t2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है ना, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है एक्चुअली। स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है आपको। बेसिकली हमें टाइम निकालना है वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है क्योंकि उन्होंने कहा है ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, मतलब एरिया और लेंथ दोनों सेम है दोनों वायर्स के लिए, ठीक है। तो हमारा स्पीड अब क्या होगा, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, स्पीड इज नथिंग बट लेंथ अपॉन टाइम। अब लेंथ तो सेम है, राइट, लेंथ तो सेम है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंड करेगा स्पीड को इनवर्सली। मतलब अगर आप वेव स्पीड के बारे में अगर कुछ निकाल सके इंफॉर्मेशन तो उसके इनवर्स आपका टाइम रहेगा। तो निकालिए, सोचिए कि कैसे आप वेव स्पीड निकालेंगे, बहुत इजी है। वेव स्पीड का क्या इक्वेशन था, हमने अभी तक पिछले वीडियो में एक्चुअली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इट इज अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ के लिए उन्होंने हमें डेंसिटी के बारे में बताया है और एरिया तो दोनों का सेम ही था। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, इट इज मास अपॉन लेंथ। मास को आप लिखोगे म्यू इंटू एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है मैंने, डिवाइड बाय लेंथ आप करोगे, ये देखिए कैंसिल हो गया। इसका मतलब म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो डेंसिटी इंटू एरिया के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया एफ अपॉन म्यू इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू एरिया। अब एरिया दोनों का सेम है, दिया है उन्होंने, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम था, मतलब स्पीड डिपेंड कर रही है टेंशन अपॉन डेंसिटी पे। अब और थोड़ा आगे चलते हैं, फोर्स के बारे में कैसे हम निकालेंगे। उन्होंने देखिए यंग्स मॉडुलस दिया है। यंग्स मॉडुलस का यूज कैसे किया जाता है, अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उस पर अगर आप स्ट्रेचिंग का फोर्स लगाते हो तो जिसकी वजह से उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, डेल्टा L हो जाती है इंक्रीमेंट, और ये उसका स्ट्रेचिंग का फोर्स आप F लगा रहे हो। तो डेल्टा L और इस F में एक रिलेशन होता है वाया यंग्स मॉडुलस, एंड द इक्वेशन इज लाइक दिस। यंग्स मॉडुलस को Y से लिखा जाता है सिंबॉलिकली। यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू द स्ट्रेचिंग फोर्स अपॉन द एरिया इनटू लेंथ अपॉन द चेंज इन द लेंथ। दिस इज द इक्वेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। अब इसमें आप टेंशन फोर्स देखिए निकाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा L अपॉन L। अब चेक कीजिए उन्होंने क्या कहा है, इंक्रीमेंट इन द लेंथ इज सेम, तो डेल्टा L हो गया सेम, एरिया भी सेम और ओरिजिनल लेंथ भी सेम। ये तीनों चीजें दोनों वायर के लिए सेम है, मीनिंग फोर्स, टेंशन फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया यंग्स मॉडुलस को। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स को चेंज कीजिए यंग्स मॉडुलस के साथ प्रोपोर्शनलिटी, और एरिया तो सेम था तो बचा सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी। तो आप ऐसे प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं वेव स्पीड को इन द टू टर्म्स जो एक्चुअली हमें दिए गए थे। अब उन्होंने क्या दिया है, ए वायर का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है बी से और डेंसिटी भी ए की ज़्यादा है बी से। लेकिन क्या हमें ये पता है कि ए का यंग्स मॉडुलस बी से कितने टाइम ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है ना कि ए का यंग्स मॉडुलस डबल हो देन बी, और ऐसा भी हो सकता है कि जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स हो ए की देन बी। तो हमें बस इन मोर और लेस का रिलेशन पता है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज ग्रेटर ये नहीं दिया गया। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकते हैं, वेव स्पीड का इक्वेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर हमें वेव स्पीड पे कमेंट करना है तो हमें ए और बी में यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी की जो एक्चुअल रिलेशन है वो पूरी तरह से पता होने चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स ए का यंग्स मॉडुलस बी के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। बड़ा है वो तो पता है, कितना बड़ा है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 1/2 क्या है वो पता होना चाहिए। सिमिलरली डेंसिटी के लिए जब तक आप वो नहीं पता करोगे, वेलोसिटी के बारे में पता नहीं करोगे, और वेलोसिटी नहीं पता होगी तो टाइम के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे दी गई इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। सो 12 का आंसर डी आना चाहिए, विच इज करेक्ट।
ठीक है, समझ गए। देखिए आई नो कि इससे हमें कंक्लूसिव आंसर नहीं मिला है, काइंड ऑफ एक डिसअपॉइंटमेंट लगती है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये भी अब कॉन्सेप्ट पता चली कि यंग्स मॉडुलस जो कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी वेव ऑन स्ट्रिंग पे पूछा जा सकता है इस तरह से। तो ऐसे हमें एक एक चीज़ यहाँ से कलेक्ट करनी है। फाइनल आंसर ज़रूरी नहीं है, देखिए फाइनल आंसर कुछ भी है वो ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने किस तरह से एनालिसिस किया, हम कैसे एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते गए। ठीक है, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। कंसिडर टू वेव्स पासिंग थ्रू द सेम स्ट्रिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट सेज दैट the net displacement of a particle on the string is the sum of the displacement produced by the two waves individually. Suppose we state similar principle for the net velocity of the particle and a net kinetic energy of the particle. Such a principle will be valid for. तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सुपरपोजिशन का, जिसमें दो वेव हम ट्रैवल करवा रहे थे और नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एम्पलीट्यूड निकाला था, करेक्ट। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही सुपरपोजिशन का थ्योरम अगर हम वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पर लगाएं तो इन दोनों में से किस पे वो वैलिड रहेगा और किस पे इनवैलिड रहेगा। तो यहाँ पे समझने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम वेव में या एसएचएम पे लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज पे। जो भी वेक्टर उस पर आप लगा सकते हो। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है, उस पर आप नहीं लगा सकते। दैट इज द आंसर, हो गया, वन लाइनर है ये। तो कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाएगा, जिनको डेरिवेशन पता है उनको ये हो जाएगा, जिनको नहीं पता है नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉर द वेलोसिटी बट नॉट फॉर द काइनेटिक एनर्जी, विच इज सेकेंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। Two wave pulses travel in opposite direction on a string and approach each other. The shape of one pulse is inverted with respect to the other. पहला ऑप्शन, the pulses will collide with each other and vanish after collision. बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जब दो वेव पल्स एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं, है ना, तो होता क्या है देखिए, और वो भी इन्वर्टेड वाले। तो मान लीजिए कि ये है पहली नंबर की वेव जो कि वर्टिकल उसमें डिस्टर्बेंस है, दैट इज वेव नंबर 1, और दूसरी वेव यहाँ पे है 2 नंबर की, इन्वर्टेड है देखिए कंपेयर टू 1, और अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे मीट आउट करेंगे इस पॉइंट पर, ऐसे मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये वाला जो एंड है वेव का यहाँ पे पहुंचेगा और दूसरे वाले का भी यहाँ पे पहुंचेगा। So the shape of the wave will be like this, ये ऐसे और ये दूसरी वाली ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इस वेव का राइट एंड आ गया और इस वेव का लेफ्ट एंड पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये दो वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, व्हाट विल हैपन, होने क्या वाला है देखिए। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अब डिस्प्लेस होना चाहता है ड्यू टू द टू वेव्स। ये वाली जो वेव है, इसका ये वाला पोर्शन, ये जो पॉइंट है, अब ये आगे बढ़ने वाला है ना, मतलब ये जो वेव है हम इसको ऐसे दिखाएंगे, देखिए ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ये जो है यहाँ पे थी अभी, ये थोड़ी सी आगे बढ़ के यहाँ पे जाने वाली है, और ये वाला जो पॉइंट है जो यहाँ था, ये आगे बढ़ने वाला है ऐसे, समझ रहे। तो ये जो वेव है ये ऐसे होने वाली है, ठीक है, और ये वाली जो वेव है जो पहले यहाँ थी वो सेम डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाला जो पॉइंट है उसका वो भी सेम डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। मीनिंग ये वेव ऐसे यहाँ पे आनी चाहिए, समवेयर हियर, इसको भी हम डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है, समवेयर यहाँ पे ये आनी चाहिए, गेटिंग द पॉइंट, और ये फिर ऐसे पीछे। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ये भी मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, इस दो पोर्शन के बीच में देखिए, इस दो पोर्शन के बीच में स्ट्रिंग को दो तरह के डिस्प्लेसमेंट को तैयार रहना है। एक डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर खींच रही है उसको, दूसरी डिस्प्लेसमेंट जो नीचे खींच रही है।
और इन दोनों में से हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और उससे पता चलेगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट कितना ऊपर रहेगा कितना नीचे रहेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ही वेव है ये वाली, तो डिस्टर्बेंस जो है वो ऐसा ही रहेगा, एक ही वेव डोमिनेट करने वाले, यहाँ पे कोई है ही नहीं दूसरा। इस रीजन में ऐसा शेप रहेगा और ये वाले रीजन में ऐसा शेप बनेगा, क्योंकि यहाँ भी बस एक ही वेव है नेगेटिव में। प्रॉब्लम है यहाँ पे, जहाँ दोनों वेव एक दूसरे के साथ एक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, और ये डिस्ट्रक्टिव तरह का है, क्योंकि पहला वाला वेव ऊपर खींच रहा है, दूसरा वाला वेव नीचे खींच रहा है। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस मिडल वाला सेक्शन, ये वाला जो पॉइंट था ना, इसको हम ए पॉइंट लिखेंगे। ये ए वाला पॉइंट अब यहाँ पे है स्ट्रिंग का, यहाँ दोनों के बीच में, और इस वाले पॉइंट को क्या हो रहा है देखिए, ऊपर भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है उसको और नीचे भी उतना ही, सिमिलर, मतलब पॉजिटिव में भी उतना ही होगा, नेगेटिव में भी उतना ही होगा। सो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके एक्चुअली ए पॉइंट यहीं पर रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द टू वेव्स, दो वेव हैं वहाँ पे। इसलिए आप इस वाले पॉइंट को ज़रा समझिए। पॉजिटिव वेव की वजह से यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नेगेटिव वेव की वजह से एक्सट्रीम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे आने वाला है ऐसे कुछ, और जिसकी वजह से रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा। तो इसके बाद ये वेव लेफ्ट वाली इधर जाना चाहती है, राइट वाली इधर जाना चाहती है, तो ये और ज़्यादा एक दूसरे में सुपर इम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इवेंचुअली एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये जो दोनों वेव्स हैं, जो फर्स्ट नंबर की वेव है उसकी वजह से ऐसे डिस्टर्बेंस आना चाहिए और दूसरी वाली की वजह से ऐसे। अगर ये दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड के हैं, इक्वल क्या कह सकते हैं, सिमिलर नेचर के अगर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये पॉइंट पे आप देखते हो, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट ऊपर भी जाना चाहता है और नीचे भी जाना चाहता है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव, तो दोनों डिस्टर्बेंसेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे हर एक पॉइंट पे होगा ऐसे। तो एक समय के लिए आपको लगेगा कि ये वेव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि आपको स्ट्रिंग जो है वो पूरी स्ट्रेट दिखेगी। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अब वेव खत्म नहीं हुई है, वेव में अभी भी एनर्जी है। तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, इस पोजीशन के बाद ये जो वेव है ये आगे निकल जाएगी। मैं ये इधर निकाल रहा हूँ, ये वाली वेव आगे निकल जाएगी, ये ऐसे, और नीचे वाली जो दूसरी वेव थी वो इधर निकल जाएगी। दोनों को एक दूसरे की एनर्जी जो ओरिजिनली थी वो फिर से मिल जाएगी। ये दोनों वेव खुद के शेप को रीगेन करेंगे, उनको खुद की एनर्जी रीगेन मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन आप चूज कीजिए। ऑप्शन रहेगा देखिए फोर्थ, द पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर विदाउट एनी चेंज इन देयर शेप। वो इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है ना। जो आउटकम निकलेगा वो ओरिजिनल शेप्स ही मिलेंगे आपको, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 and A2 पास थ्रू अ रीजन। If A1 is greater than A2, the difference in the maximum and the minimum resultant amplitude possible is। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। अब देखिए, दो वेव हैं, उनके एम्पलीट्यूड हैं A1 एंड A2, जिसमें A1 जो है A2 से बड़ा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा इन दोनों के सुपरपोजिशन से। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा जब उन दोनों में एंगल 0 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है एडिशन ऑफ द टू, A1 प्लस A2, राइट। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब आता है, जब उन दोनों के बीच में 180 का एंगल होता है, एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली A1 माइनस A2। अब देखिए, A1 माइनस A2 क्यों किया, क्योंकि A1 बड़ा है, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस कीजिए। वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बताइए। सो मैक्सिमम में से आपने मिनिमम को माइनस किया, दैट इज A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2।
क्या बचेगा, A1 प्लस A2 माइनस A1 प्लस A2। ये देखिए A1 पूरी तरह से कैंसिल, आंसर आ गया 2 टाइम्स A2। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कीजिए सही है क्या, इट इज 2 टाइम्स A2, बी ऑप्शन। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A and equal frequency travel in the same direction in the medium, the amplitude of the resultant wave is। देखिए, दो वेव का एम्पलीट्यूड A है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब वो दो सुपर इम्पोज होंगे, तो उनके इंटरफेरेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड बनेगा उसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A dash is nothing but under root of a square plus a square plus 2 times a square cos phi। So it depends on the phi angle, है ना। So इसका जो एम्पलीट्यूड है वो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम एम्पलीट्यूड अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने, दैट इज a माइनस a, इट इज 0। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, इट इज व्हेन द टू वेव्स आर एडेड, मतलब ये 2a है ना। सो इन दोनों के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या बीच वाला कोई भी। सो द आंसर मस्ट बी लाइक दिस, फ्रॉम 0 to 2a। ठीक है, चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है और 16 का आंसर डी ही है। समझ गए, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टू साइन वेव्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज a एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स 120 डिग्री, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है, ये वेक्टर में भी बताया जाता है कि अगर दो वेक्टर सेम एम्पलीट्यूड के 120 डिग्री पर अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी एम्पलीट्यूड a का बन जाता है। ये एक नोट है जो आप लिख लीजिए, 120 डिग्री पर सेम एम्पलीट्यूड अगर ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी उतना ही आता है। तो इस वेव के केस में भी उतना ही होगा, आंसर आएगा A, विच इज ऑप्शन A, और वो सही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों देखते हैं, आंसर तो मैंने दे दिया है ना। तो देखिए, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, सॉरी इधर नहीं चाहिए, 120 डिग्री पे चाहिए, इधर चाहिए, ये ऐसे है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसे बनेगा, a डैश है ना। तो a डैश की वैल्यू आप क्या लिखोगे, इट विल बी अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस 120 डिग्री। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। तो जब ये चीज यहां जाएगी तो क्या आएगा, a डैश इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर इंटू -1/2 है ना। सो ये कैंसिल, अब ये देखिए -a स्क्वायर और इधर एक प्लस a स्क्वायर, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, अंडर रूट में सिर्फ a स्क्वायर एंड दैट इज सिंपली a। ये हो गया आपका आंसर और प्रूफ भी हो गया, राइट। सो आप ये अब लिख लीजिए, नोट, when two vectors of equal magnitude are at 120 degree, the resultant is of the same amplitude। समझ गए। सो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमने जानबूझ के यहाँ पे 7 क्वेश्चंस लिए थे क्योंकि 15, 16 और 17 सेम तरह के थे, इसलिए। ओके, आपने अगर मेरी दूसरी वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो नहीं देखे हैं तो उन सब की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, प्लीज़ चेक देम आउट। अगर इसके अलावा अगर मुझसे आपको कुछ और चाहिए, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर दैट एज वेल। ठीक है,
तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।